है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी पर। और आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डालें। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका उत्पत्ति किस तरह से हुआ था और इसका विस्तार कैसा है। ठीक है, उसके बाद जैसा आपका सिलेबस है आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का। समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जब प्रथम बार जब खुदाई हुआ था, जब इसका उत्खनन शुरू हुआ था इस सभ्यता का, तब जो भी स्थल मिला था वो कहाँ था, तो सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ मिला था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ, इस उत्खनन का जैसे जैसे विस्तार होता गया, अलग अलग जगहों पर इसका जो है स्थल स्थल का जो अवशेष है वो मिलता रहा, तो इसको एक ओवरऑल क्या कहा गया, इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। ठीक है, पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हम लोग जाने कि इसका जो सबसे पहला खुदाई हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1921 को। ठीक है, हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे जब इसका आंसर हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग इसके ओवरव्यू देख रहे हैं, एक बैकग्राउंड के तौर पर इसको हम लोग समझते हैं। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन कार्य शुरू हुआ था। किसके कार्यकाल में, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए आई थी, उसी का एक उसका नाम था सर जॉन मार्शल। ठीक है, और उसी ने एक भारतीय व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया था इस पूरे उत्खनन को देखने के लिए। ठीक है, उसको जिसका नाम था क्या, तो नाम था दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में, अगर एक नंबर के लिए आपके क्वेश्चन आए कि 1921 में, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले कब हुआ था, तो 1921 को हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय नाम आएगा आपका दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। अगर विदेशी नाम पूछेगा तो आप सर जॉन मार्शल लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग जानते हैं थोड़ा सा इसके पीछे। ये तो हमारा सबसे पहला खुदाई हो गया, मतलब जो हमारे सामने दिखाई दिया वो 1921 में हुआ था। इससे पहले भी कुछ हुआ था सब। तो हम लोग पीछे थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा पीछे हम लोग चलेंगे 1826 में। 1826 में क्या हुआ था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से यहाँ भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो उन्हीं का एक व्यक्ति जो है, कंपनी का एक व्यक्ति, जिनको पता चला था कि हड़प्पा एक गांव है जहाँ पर ईंटें निकल रहे हैं, पक्की ईंटें निकल रहे हैं, और जहाँ से लोग, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उन ईंटों को अपने घरों में अपने मकानों में क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इनको पता चला ऐसा बात, तो इन्होंने क्या किया, कुछ किया नहीं, बस ऐसे ही बात सुना। और बाद में इन्होंने एक लेख लिखा था इसके बारे में 1842 में, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं इसके बारे में। ठीक है, बस पता चला था कि वहाँ से पक्की ईंटें निकल रहे हैं। फिर 1826 का ये कहानी खत्म हो गया। ये जो व्यक्ति था 1826 का, उसका नाम क्या था, तो चार्ल्स मैसन नाम था। ठीक है, चार्ल्स मैसन 1826 में। सबसे पहले इनको ही पता चला था कि जो एक गांव है हड़प्पा, जहाँ से स्थानीय लोग क्या करें, तो ईंटें निकाल के अपने मकानों में लगा रहे हैं। तो यह 1826 का घटना था। फिर थोड़ा सा कुछ टाइम बीता, जब व्यापार का विस्तार करने का समय आया, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1853 से 56 में क्या किया, तो रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। रेलवे लाइन सबसे पहले जो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम लगाया गया था। उस समय क्या हुआ था, तो जो ब्रंटन बंधु हैं, ब्रंटन बंधु दो भाई हैं, जिसका नाम है जेम्स और विलियम बंटन। ठीक है, विलियम बंटन। तो दोनों जो ब्रंटन बंधु हैं, इनके द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में क्या हुआ, फिर से पता चला कि यहाँ पर जो पक्की ईंटें निकल रहे हैं, तो उन्होंने भी कुछ किया नहीं, लेकिन जो पक्की ईंटें उनको क्या किया, तो रेलवे लाइन के काम में उसका उपयोग किया गया, उन ईंटों का उस कार्य में उपयोग किया गया। ठीक है, कुछ हुआ नहीं। ये कब हुआ था, तो 1853 से 1856 में। 1853 से 1856 का हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय ईंटों का उपयोग सिर्फ रेलवे लाइन में ही किया गया। फिर ये भी खत्म हो गया। 1856 में इनके जाने के बाद एक और जो व्यक्ति आए, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम 1856 में, उनको भी यही सब बात पता चला। तो इन्होंने क्या किया, 1861 में क्या किया, इन्होंने एक कमेटी बनाया, एक विभाग बनाया, जिसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना किया गया कब, 1861 में। किसके द्वारा, तो कनिंघम के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना किया गया था। और अब से जो भी खुदाई होगा, या फिर जो भी पुरातत्व का जो खुदाई वगैरह जो भी उत्खनन होगा, वो किसके द्वारा होगा, तो इस विभाग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ सब हम लोग जाने किस तरह से 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन हुआ था। उसके बाद फिर 1922 में किस तरह से इसका उत्खनन हुआ, और कौन कौन से स्थल पाए गए। तो चलिए आगे हम लोग दोस्तों, ये हो गया हमारा, ये अभी तक का उत्खनन तक आ गए हम लोग। ठीक है, 1921 तक। आगे हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि यहाँ पर और हुआ क्या था। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये जो
हड़प्पा सभ्यता है, इसका आकार क्या है या फिर इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसका विस्तार क्या है, थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू और समझ लेते हैं। तो बात करें अगर आज़ादी से पहले हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 1947 को। लेकिन 1947 से पहले कितना, लगभग 40 से 50 जो स्थल है वो खोजे जा चुके थे। कहाँ पर, सिंधु घाटी, सिंधु नदी के किनारे ही। पहले जो हमारा भारत और पाकिस्तान तो एक ही था, सिर्फ भारत ही था, अभी पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो यहाँ का जो स्थल है, ये जो पूरा हड़प्पा सभ्यता है, मान लीजिए कि ये अब चौहद्दी हो गया, ठीक है, ये चौहद्दी हो गया हड़प्पा सभ्यता का पूरा। तो ये जो चौहद्दी है, यहाँ से ये आपका हो गया पूरब, ये आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बात समझ में आ गया। तो पूरब में जो है यूपी में एक जगह पड़ता है आलमगीरपुर, यूपी में एक जगह पड़ता है आलमगीरपुर से लेके ये आपका पूरब का सबसे अंतिम छोर हो गया, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में से कुछ मिला है, कुछ स्थल पाए गए, ये आपका कहाँ है, सबसे अंतिम छोर है आलमगीरपुर। उसी तरह से पश्चिम में आपका आ जाएगा सुतकांगेडोर, जो है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसी तरह से अगर हम लोग दक्षिण का बात करें तो दक्षिण में आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दायनाबाद, क्या है, दायनाबाद, दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद। और उत्तर का बात करें तो उत्तर में आपका आ जाएगा मांडा, या फिर मांदा भी उसको बोलते हैं, मांदा या फिर मांडा, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। तो ये आपका चौहद्दी हो गया कि यहाँ से लेकर के, और जो आकार इसका हो जाएगा वो त्रिभुजाकार हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पर दाग दे रहे हैं, ये हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लाइन खींच रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आलमगीरपुर तक होके आता है, तो ये आपका त्रिभुजाकार आकार बनता है। लेकिन यहाँ पर एक स्थल जो खोजा गया था, इसके कारण ये लाइन ऐसा हो गया, मतलब एक काल्पनिक लाइन हमारे द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। तो अगर आकार पूछा जाए तो ये त्रिभुजाकार होता है। और अगर इसका इस तरह का बात करें, मतलब लंबाई का बात करें, ऊंचाई का बात करें, तो ये कितना कितना किलोमीटर का है वो बता देते हैं। तो ये जो लंबाई का बात है, ठीक है, मतलब पूरब से लेके पश्चिम, पूरब से लेके पश्चिम जो है, इसका अगर लंबाई बात करें तो ये 1600 किलोमीटर है, ठीक है, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। ऊंचाई का बात करें, मतलब अ, इधर से अगर उत्तर और दक्षिण का बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1400 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, एक आकार पता चल गया कि यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे है। तो ये त्रिभुजाकार आकार में है, और इसका जो पूरा पश्चिम लंबाई है वो कितना है, तो 1600 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण लंबाई कितना है, तो ये 1400 किलोमीटर है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। चलिए आगे हम लोग और इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं कि इसको लिखना कैसे है, और आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। और जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले, तो उत्पत्ति कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, एक ओवरव्यू हमने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो है किस तरह से लिखना है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि इसके आंसर को कैसे लिखना है, ठीक है। तो क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं विस्तार पर प्रकाश डाले, हमने ओवरव्यू समझ लिया। अब हम लोग जानेंगे इसके आंसर को कैसे लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की सबसे विकसित और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। हड़प्पा जो सभ्यता था, विश्व में या फिर जो भारत में कई सारे सभ्यताएं थी, तो उसमें से विकसित सभ्यता जो थी उसमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता भी था, ठीक है। आगे लिखा है कि यह सभ्यता मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी। इसकी उत्पत्ति लगभग 2500 ईसा पूर्व से मानी जाती है, और इसका विस्तार लगभग 1750 ईसा पूर्व तक रहा। यहाँ पर जो आप टाइम देख रहे हैं, ठीक है, 2500 और 1750, ये जो टाइम है अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग दिया गया है, या फिर अलग अलग किताब में जो है अलग अलग दिया गया है। ये एनसीईआरटी का है, 2500 लेके 1750। यहाँ पर जो आपने पीछे देखा कि जो सर जॉन मार्शल थे, जिन्होंने जिनकी अध्यक्षता में क्या हुआ था, तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। उनके द्वारा जो टाइम पीरियड बताया गया है वो 3250 से 2750 बताया गया था। 3250 ईसा पूर्व से लेके 2750 ईसा पूर्व तक बताया गया। फिर वही है सर डीपी अग्रवाल, जिन्होंने बताया कि ये जो 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय काल है। फिर इसके बाद जो है आपका जो बाकी पुरातत्व या फिर जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका जो आयु है वो 2500 से लेके 1750 ईस्वी तक है। तो वही हमने यहाँ पर लिख के लाया है। आगे हम लोग समझते हैं इसके बाद क्या लिखा है। तो यह सभ्यता दुनिया की प्रारंभिक नागरिक सभ्यताओं में से एक थी। जैसे मेसोपोटामिया, इराक को आज के समय जो इराक है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। और ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये इन्हीं के समकालीन माना जाता है। मतलब ये सब जो सभ्यताएं थी वो एक समय का था, ठीक है, एक ही समय का सारा सभ्यता माना जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे उसके बारे में जानते हैं। तो लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर कई मत दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता स्थानीय कृषि समुदायों के क्रमिक विकास का परिणाम थी। हड़प्पा सभ्यता का जो उत्पत्ति वो इसके लिए कई मत दिए जाते हैं। जैसा कि बोला जाता है कि जैसे मिस्र हो गया, या फिर जो मेसोपोटामिया हो गया, या फिर जो अन्य सभ्यताएं थी
उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया था, विकसित किया गया था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो और भी इतिहासकार लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि जो वहाँ का स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का विकास किया गया था, विकसित किया गया था। ठीक है, तो कई सारे मत हैं। आगे लिखा है कि इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के लोग पहले छोटे छोटे गाँवों में रहते थे, जो धीरे धीरे विकसित होकर बड़े नगरों का रूप ले गए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ का जो स्थानीय लोग हैं वो पहले छोटे छोटे गाँव में रहा करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे ये विकसित होता गया तो ये बड़े बड़े नगरों के रूप ले लिया गया। आगे लिखा है कि इस सभ्यता की नींव लगभग से 3300 ईसा पूर्व में पड़ चुकी थी, लेकिन वास्तविक रूप से इसका पूर्ण विकास 2600 ईसा पूर्व के बाद हुआ। यहाँ पर जो आप टाइम देख रहे हैं जरूरी नहीं कि यही टाइम आपको लिखना है, आप आगे पीछे भी थोड़ा सा लिख देंगे। अगर कोई किताब में आप कुछ और पढ़ के आए तो आप वहाँ पर आगे पीछे भी थोड़ा लिखें तब चलेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टाइम फिक्स नहीं है, ये सब कार्बन डेटिंग पर डेट निकाला हुआ, ईयर निकाला हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मुख्य कारण जो हड़प्पा सभ्यता के विकास में सहायक रहे हैं। कौन कौन से ऐसे कारण है जो हड़प्पा सभ्यता के विकास में सहायक रहा है। सबसे पहला आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियों का योगदान। जो सिंधु नदी है, जो मेन नदी है, ठीक है, जो भारत से निकल के पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिरती है, तो ये जो सिंधु नदी या फिर जो उसकी सहायक नदी है, इसका योगदान क्या रहा था, किसके जो हड़प्पा सभ्यता का विकास के महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो लिखा है कि इन नदियों ने उर्वरक भूमि प्रदान की जिसमें कृषि का विकास हुआ। इन नदियों के द्वारा क्या हुआ, तो उर्वरक जो भूमि है वो प्रदान किया गया, जहाँ पर क्या हो तो कृषि कार्य संभव हो सका। दूसरा पॉइंट लिखा है कि व्यापार और कारीगरी। तो इस सभ्यता के लोगों ने व्यापार और शिल्प कला में उन्नति की, जिससे आर्थिक समृद्धि आई। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ का जो सभ्यता था उनमें उन सभी लोगों में क्या है तो व्यापार करते थे वो लोग, कारीगर थे वो लोग। ठीक है, उनको कला आता था, जैसे कि मिट्टी का बर्तन बनाना या फिर पत्थर का या फिर कांसा, टीन और तांबा को मिला के कांसा का निर्माण करना। इस तरह के कई सारे जो कला है वो इन सब सीख चुके थे। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो पॉइंट है वो योजनाबद्ध नगर निर्माण। ठीक है, तो इस सभ्यता के नगरों को नियोजित तरीके से बनाया गया, जिससे समाज में एक संगठित शासन व्यवस्था की झलक मिलती है। बोला जा रहा है कि योजनाबद्ध जो नगर निर्माण, मतलब कि जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखेंगे, अगर कोई बड़े शहर में आप लोग गए तो वहाँ पर जो है हर एक रोड जो है चौड़ा रहता है। उसके बाद एक जहाँ पर घर बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है, उसके आजू बाजू जो रहता है थोड़ा सा छोटा छोटा गली रहता है, मतलब पतला गली रहता है। और वो जो सारा गली या फिर रोड है वो समकोण में होता है, सब कुछ 90 डिग्री में काटता है सारा रोड। ठीक है, मतलब एक सीधा लाइन आपको देखे, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर क्षेत्र, सेक्टर एरिया। तो सारा क्या रहता है, एक बसाया क्षेत्र रहता है। नालियों का बहुत ही बेहतर व्यवस्था, पानी निकालने का व्यवस्था, रोड में कहीं जाम ना लगे इसके लिए रोड का सही व्यवस्था, घर बनाने का सही तरीका, तो ये सब चीज़ों को बनाया जाता है। वही लिखा है कि योजनाबद्ध नगर निर्माण। ये सब क्या है, सारे कारण जिसके कारण ये जो सभ्यता है उसका विकास हुआ था। आगे हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इसका विस्तार कैसे हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत व्यापक था। यह पश्चिम में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश में कहा, जैसे कि मैंने पहले बताया, उत्तर प्रदेश में आपका आगे आलमगीरपुर, ठीक है, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद, गुजरात तक फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो इसे प्राचीन विश्व की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक बनाता है। क्या है, तो ये जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके विस्तार का हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम लोग जानते हैं मुख्य स्थल और उनका महत्व। ठीक है, मुख्य जो स्थल है और उनका महत्व क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मुख्य स्थल है वो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये सब क्या, सब मुख्य स्थल है। तो हड़प्पा जो आपका मुख्य स्थल है, ठीक है, कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में। पहले तो पाकिस्तान नहीं था, पहले पंजाब प्रांत था। उसी पंजाब प्रांत को जो है 2 भागों में बांट दिया, एक भारत में रह गया और एक पाकिस्तान में चला गया, जो लाहौर वगैरह सारा उधर चला गया था। तो उसी में आपका हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, क्या लिखा है, मुख्य स्थल और उनका महत्व। तो 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा। इसको किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, 1921 में। नाम अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था तो आपको यही लिखना है। ठीक है, दयाराम साहनी। अगला पॉइंट है कि यहाँ से दुर्ग क्षेत्र, अनाज कोठार, मुद्राएं और कांसे की मूर्तियां मिली थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो क्या क्या मिला था, तो दुर्ग मिला था, अनाज का जो अन्नागार था बहुत बड़ा वो मिला था, मुद्राएं मिली थी, कांसे का बर्तन मिला था, मूर्ति मिला था। ठीक है, तो ये सब मिला था कहाँ, हड़प्पा से। दूसरा पॉइंट है आपका मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध क्षेत्र में है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। दोनों ही जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है वो दोनों आपका पाकिस्तान में ही है। समझते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि 1922 में राखाल दास बनर्जी ने खोजा था। इसको 1922 में एक साल बाद 1921 में किसको खोजा गया था,
हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा को खोजा गया था किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया किसको? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, 1922 में। अगला पॉइंट लिखा है कि इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। फिर आगे स्नानागार, विशाल अन्नागार, नियोजित सड़कें, नालियां और घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? तो ये सब सारी चीजें मिली है। तीसरा पॉइंट है कालीबंगा। सारे क्या है? मुख्य स्थल देख रहे हैं। ठीक है, कालीबंगा जो कहाँ पर है? राजस्थान, भारत में। समझते हैं इसकी विशेषता को। क्या लिखा है कि यहाँ हल के चलाने के निशान और आग से जले घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जो हल का निशान मिला हुआ है, मतलब जो हल का जुताई होता है उसका निशान मिला हुआ है। साथ में आग से जो घर जल गया था उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? ठीक है, राजस्थान, कालीबंगा से। फिर चौथा आपका लोथल। ये सब क्या है? मुख्य स्थल है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, भारत में। इसमें लिखा हुआ है कि यह डकयार्ड, जिसको बोलते हैं गोदी, धातु कार्यशालाएं और व्यापारिक केंद्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल जो है, यहाँ पर चावल का भी अवशेष मिला था, चावल का दाना यहाँ पर मिला हुआ था। ठीक है, तो ये जो डॉकयार्ड है, मतलब कि यहाँ जो बंदरगाह था, एक ही बंदरगाह था, ये गुजरात में पाया गया था, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ था। पांचवा पॉइंट है इसमें चन्हू-दड़ो। ठीक है, चन्हू-दड़ो जो सिंध, पाकिस्तान में है। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले। यहाँ पर क्या है? तो मनका बनाने का कारखाना यहाँ पर मिला था। फिर छठा पॉइंट आपका धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में, भारत में। लिखा है कि यहाँ जल संचय प्रणाली के नगर योजना के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा में क्या है? यहाँ पर क्या है? तो जल संचयन प्रणाली और नगर योजना के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा के और भी कई सारे विशेषताएं जिसको हम लोग आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम कराएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से, उसमें आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ लेंगे। फिर आगे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला, यहाँ पर जो नगर योजना था किस तरह से था, या जो वास्तुकला है उसका विकास किस तरह से था, उसके बारे में। ठीक है, तो नगरों का योजनाबद्ध निर्माण किया गया था। मान लीजिए कि ये एक प्लॉट है। ठीक है, एक ये सभ्यता या फिर जमीन है, जहाँ पर इस तरह से एक मेन रोड बनाया गया है, जो कितना चौड़ा है? तो 10 मीटर। ये सब किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, 10 मीटर चौड़ा होता है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर गली होता है, जो गली होते हैं वो कितना है? 3 से 4 मीटर का, 3 से 4 मीटर का। तो इस तरह से जो है पूरा योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। और नाली का खूब बढ़िया व्यवस्था था, नाली का व्यवस्था था, पानी निकालने का व्यवस्था था। तो इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। वही लिखा है कि नगरों का योजनाबद्ध निर्माण किया गया था। सड़कें समकोण 90 डिग्री पर थी और जल निकासी व्यवस्था उत्तम थी। भवनों को पकी हुई ईंटों से बनाया गया था, और जो भवन थे उसको पकी ईंटों से बनाया गया था। और सारे ईंटें जो एक लेवल के थे, एक आकार के थे, मतलब जिसको जैसे कि उसको एक ही जगह पर बनाया गया हो, इस तरह से ईंटें बनाए गए थे। और पकी ईंटें उस जमाने में बनाए जाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था। तो उस समय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या था, कैसा था? वही लिखा है कि समाज में व्यापारी, शिल्पकार, किसान और शासकों का विभाजन था। क्या बोला जा रहा है कि समाज में व्यापारी, शिल्पकार, किसान और शासकों का विभाजन था। मुख्य व्यवसाय कृषि, व्यापार, बुनाई और कारीगरी थे। मोहनजोदड़ो और लोथल व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मोहनजोदड़ो और लोथल, क्योंकि वहाँ पर जो है समुद्री व्यापार होता था, तो यहाँ पर ये सारे क्या है? तो व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तीसरा पॉइंट है धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन कैसा था समझते? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग माता देवी की पूजा करते थे। मतलब ये साक्ष्य पूरी तरह से नहीं है, जो अंदाजा लगाया गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा वही बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं कि उसी का पूजा करता था, या फिर वो मूर्ति था, कोई देवी थी, या फिर नाचती कोई नृत्यांगना थी, कोई इसका पता नहीं है। ठीक है, लिखा है कि पशुपति महादेव की मूर्ति भी मिली है, जिससे शिव की आराधना का संकेत मिलता है। आगे लिखा है कि वृक्ष, पशु और जल स्रोतों की पूजा की जाती थी। वृक्ष, पशु और जल स्रोतों का भी पूजा किया जाता था इस समय। चौथा जो लिपि और लेखन प्रणाली। लिपि और लेखन प्रणाली क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की अपनी लिपि थी, जो अब तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी। हड़प्पा सभ्यता का जो है अपना एक लिपि था, जैसे कि वो चित्र के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, मतलब चित्र छाप छाप के वहाँ पर लिखा हुआ, जो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए जो सारी बातें वो काल्पनिक है, अंदाजा लगाया गया। ठीक है, अभी तक पूरे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हो, मतलब आप यकीन से नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ था, क्योंकि पढ़ा नहीं जा सका अभी तक उस लिपि को। आगे दूसरा पॉइंट लिखा है कि मोहरों और शिलालेखों पर संक्षिप्त लेख मिले हैं। जो मोहर है या फिर जो शिलालेख है उसमें संक्षिप्त लेख मिले। ठीक है, मतलब कई सारे लेख मिले हैं जिसको पढ़ा ही नहीं जा सका अभी तक। पांचवा पॉइंट है कला और शिल्प। इस समय कला और शिल्प क्या? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य, तांबे, पत्थर और मिट्टी से मूर्तियां बनाते थे। प्रसिद्ध नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। मनकों, आभूषणों और खिलौने का निर्माण किया जाता था। वहाँ पर जो आभूषण के लिए सोना, चांदी, क्या बोलते हैं कि मनके
इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था। ठीक है, खाने में आपका हो गया तरबूज, खरबूजा, तिलहन, दाल नहीं, तिल, खजूर, ये सब क्या है तो खाने के लिए, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ, जौ, ये सब। ठीक है, जौ, बाजरा नहीं, जौ, तो ये सब क्या है तो उस समय विकसित हुआ था। फिर हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अभी तक इसका कोई गारंटी नहीं, कोई अंदाजा सिर्फ लगाया गया। ठीक है, मतलब इसका कोई 100% कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि इस तरह से इसका पतन हुआ था या फिर ये नष्ट हो गया था। अंदाजा लगाया गया किस तरह से इसका अंत हुआ होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा था। इससे पतन के कई कारण बताए जाते हैं, इसके पतन के कई सारे कारण बताए जाते हैं। यहाँ पर जो आप डेट देख रहे हैं 1900, ये जरूरी नहीं कि आप 1900 ही लिखे या फिर सारे किताब में आपको 1900 ही लिखा मिले, ये आगे पीछे हो सकता है। सबसे पहला जो कारण था वो प्राकृतिक आपदाएं, ये एक पहला कारण हो सकता है कि भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है तो यह सभ्यता कमजोर हुई। दूसरा कारण है कि नदी मार्गों में परिवर्तन, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मार्ग बदलने से कृषि प्रभावित हुई। मतलब अगर नदी का मार्ग बदल गया होगा जिसके कारण जो सभ्यता है वो पानी नहीं मिले कारण वो कृषि कार्य से वंचित हो गए होंगे, वो खाना बनाने के योग्य नहीं रहेंगे, मतलब खाना को पैदा करने का योग्य नहीं रहेंगे। इससे क्या होगा तो जो सभ्यता है वो प्रभावित हुआ होगा। तीसरा पॉइंट लिखा है कि आर्यों का आक्रमण। तो आर्यों का आक्रमण ये भी एक काल्पनिक है। ठीक है, क्या लिखा है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई, ये भी पूरी तरह से सच नहीं है कि। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है वो है लिखा आर्थिक और सामाजिक गिरावट। तो व्यापार में गिरावट और प्रशासनिक कमजोरियों ने भी इस सभ्यता को कमजोर कर दिया, ये भी एक कारण माना जाता है। तो ये सारे कारण जो है काल्पनिक है। ठीक है, एक सोचा समझा, मतलब एक दिमाग लगाया हुआ, अंदाजा लगाया हुआ है। ठीक है, कि इस तरह से हुआ होगा, क्योंकि अभी तक कोई साक्ष्य नहीं है। जब उसकी लिपि को पढ़ा जा सकेगा तब जो पूरी तरीके से आपको पता चलेगा क्या हुआ था। उसको एक निष्कर्ष को आप लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष को आप समझ लीजिए क्या लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारत की सबसे उन्नत और संगठित सभ्यताओं में से एक थी। इसकी योजनाबद्ध नगर संरचना, व्यापारिक उन्नति और कला व संस्कृति इसे विश्व की महानतम सभ्यताओं के स्थान दिलाती है। यह सभ्यता में प्राचीन भारत के विज्ञान, समाज और अर्थव्यवस्था की झलक देती है। हालांकि यह सभ्यता विलुप्त हो गई, लेकिन इसके अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बात करें कि आज तक कितने स्थल खोजे गए, तो लगभग 1500 स्थल जो खोजे जा चुके हैं। लगभग 1000 जो है भारत में और 475 पाकिस्तान में खोजे गए और कुछ जो है 2 अफगानिस्तान में मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे स्थल खोजे जा चुके हैं और अभी काम चालू है, खोजा जा रहा है और भी अभी मिलने का संभावना है और भी जाके मिल सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका पूरा 8 सेमेस्टर की तैयारी जो इस चैनल पर कराया जाएगा और बहुत ही बेहतर तरीके से आपका सारा जो है सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए आगे मिलते हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं अगले, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।